अवध स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है सआदत अली खां। बुरहानुल मुल्क, बुरहानुल मुल्क। ठीक है। प्रारंभिक राजधानी, फैजाबाद। वास्तविक राजधानी, लखनऊ। किसके समय में? इन द टाइम ऑफ आसफुद्दौला। इन द टाइम ऑफ आसफुद्दौला। आसफुद्दौला ने राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। कहाँ से कहाँ कर दिया? फैजाबाद से लखनऊ कर दिया। अवध की हो गया। अवध की स्थिति आप ये अवध है। यहाँ पर ब्रिटिश हैं, यहाँ पर मराठे हैं, यहाँ पर फिर ब्रिटिश हैं। अवध के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश और मराठों के बीच इसने बफर स्टेट का काम किया है। ठीक है। ही वॉज जस्ट लाइक बफर स्टेट बिटवीन मराठा एंड अवध। पहले इस लाइन को मेंशन कर लीजिए। इट वॉज जस्ट लाइक बफर स्टेट। इट वॉज मीन्स अवध, अवध मराठा और अंग्रेजी राज के बीच में बफर स्टेट के रूप में था। अवध was just like buffer state between Maratha and British। इसका मतलब क्या है बफर स्टेट? हालांकि मुख्य परीक्षा का प्रश्न है और वन लाइनर भी है। बफर स्टेट निम्नलिखित में से कौन है अंग्रेजों के लिए, है ना? बफर स्टेट एक्चुअली ये पालन पोषण करने वाले स्टेट को कहा जाता है। अंग्रेजों के लिए बफर स्टेट था, दोनों के बीच में, मराठों के लिए नहीं था। ये सब बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। तो बफर स्टेट का मतलब है कि ये ब्रिटिशर्स के पोषण का काम करता था। ये पूरी तरीके से इसको न्यूट्रिशंस देता था इसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ से अकूत संपत्ति इसको मिलती थी या मिल गई थी और इसके अगेंस्ट संघर्ष में इससे इसको प्रोटेक्शन भी मिलता था। आगे कर देता था उठा के। समझौता कराना हो तो अवध को आगे कर देता था। ठीक है। और उसके खिलाफ लड़ना हो तो प्रॉपर्टी भी वहीं से आती थी। और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी तो उस समय आई आसफुद्दौला के समय में, जब अवध की बेगमों के पास संरक्षित अकूत संपत्ति को उसके सुरक्षा के नाम पर ले लिया गया।
अवध की बेगमें दादी थी, राजमाता थी, तो इन लोगों के पास ज्वेलरी बहुत थी। बेगमों की ज्वेलरी है तो क्विंटल में होती थी। तो ज्वेलरी जो है, क्योंकि राजघराने का मामला है तो वो लोगों का तो जानते ही हो, तो जहाँ पर है तो वहाँ संख्या गिनाने के लिए तो रहते ही कितनी ज्वेलरी। अभी लोगों के पास तो काउंटेबल है नहीं, तो अकूत संपत्ति थी। माता बहू बेगम राजमाता, दादी बुर्रा बेगम, नाम से कुछ खुर्रन टाइप का लग रही है। तो इन लोगों के पास अकूत संपत्ति थी। आसफुद्दौला जब आया तो उसको लगा यार प्रॉपर्टी इनकी है, ये लोग कहाँ जाए, है ना। तो उसने वारेन हेस्टिंग्स को मिलाया अपनी ओर, क्योंकि वो राज संपत्ति के रूप में उसको देखा गया। वारेन हेस्टिंग्स को अपनी ओर मिलाया और वारेन हेस्टिंग्स से उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसने गुहार लगाई। और इंटरनल तय ये हुआ कि सुरक्षा के नाम पे संपत्ति निकालेंगे आप, क्योंकि वो गवर्नर है और बंगाल पर मैक्सिमम उसी की सवर्जिनिटी है, ब्रिटिशर्स की, और बाद में हम लोग बांट लेंगे। अच्छा, अंग्रेजों का क्या, हो तो मौका तलाशते हैं, क्या ठीक है। तो उसने इस पर पूरा नवाब से साइन ले लिया कि संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली गई। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, आसफुद्दौला के रिकमेंडेशन पर, आग्रह पर, कहने पर, ठीक है। और फिर भेजा गया कि जाओ ठीक है निकाल के लाओ। दादी को भी मना लिया गया कि इसकी सुरक्षा के लिए आपके लोग, मतलब आपके घर में कोई भी इसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, संपत्ति नहीं जाएगी, आप भी चले जाओगे, हो सकता है आपको निपटा के। दादी को डरा दिया कुछ लोगों ने कि गला काट देंगे, संपत्ति लेके चलेंगे जितनी ज्वेलरी आपने रखा हुआ है। दादी डर गई। तो उस संपत्ति को निकलवा लिया गया, इसको राजकोष के खजाने में लॉकर्स में जमा करा दिया जाए। लॉकर्स मतलब आज का भाव है, उस समय का तो राजकीय संरक्षण या सुरक्षा में, ठीक है। निकाल के लाया गया और उसको पूरा हड़प गया। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। आसफुद्दौला को कुछ नहीं मिला, ये केवल उनको तरीका बताए थे कि भाई ये कर ले तो बड़ा अच्छा। वो अरबों, उस समय के लिए अरबों की संपत्ति थी, और उस संपत्ति का यूज अंग्रेजों ने कहाँ किया? मराठों के खिलाफ किया। तो मराठों के अगेंस्ट अवध ने अंग्रेजों का पोषण किया है। धाय कहते हैं कि जो मराठा राज्य है, मराठों के खिलाफ अंग्रेजों के लिए धाय का काम कर रही। धाय समझ रहे हैं ना, पोषण करने वाली, जिसको कहते हैं केयर टेकर, दाई माँ। धाय को दाई माँ, पोषण करने वाला, ये है हर मौके पर। तो इस कारण से इसको बफर स्टेट कहा जाता है। क्लियर? तो अब इसको आप मेंशन कर लीजिए या कर लिए हों तो अवध मराठे और अंग्रेजी राज्य के बीच में अंग्रेजों के लिए बफर स्टेट का काम कर रहा था। वॉज वर्किंग एज जस्ट बफर स्टेट, ठीक है। अर्थात अंग्रेजों के लिए पोषण अथवा उसकी धाय की भूमिका में था। अर्थात अंग्रेजों के लिए वो पोषण अथवा उसकी धाय की भूमिका में था। मीन्स दैट वॉज इन रोल ऑफ केयर टेकर और न्यूट्रिशन फॉर द ब्रिटिशर्स। अब कारण एक लाइन यही मेंशन कर लीजिए, क्योंकि अवध की बेगमों की अकूत संपत्ति वारेन हेस्टिंग्स ने छीन ली थी। क्योंकि अवध के बेगमों की अकूत संपत्ति वारेन हेस्टिंग्स ने छीन ली थी। बिकॉज वारेन हेस्टिंग्स कैप्चर्ड द अनलिमिटेड wealth of begums of अवध। ठीक है, एक चीज
प्रांतीय पढ़ते समय ध्यान रखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को, जैसे अवध हम पढ़ रहे हैं तो अवध को पढ़ने का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो शहादत अली खां नहीं है, ठीक है। ये सब एक इवेंट के रूप में है। यहाँ पर एक चीज़ को दिमाग में हमेशा फोकस बनाए रखना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा इन प्रांतों के साथ, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज और इन प्रांतीय राज्यों के साथ बीच में जो कुछ भी घटनाएं घटेंगी वो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के लिए जिम्मेदार होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रांतीय स्थिति को हम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये सब उसके इवेंट हैं, घटनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, वो तो ठीक है, अपने स्थान पर है। भारत की राजनीतिक स्थिति जो है वो अपने स्थान पर, वो भी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। और एक तीसरी तरफ से जो सबसे बड़ा जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो रही है, उपनिवेशवाद की स्थापना हो रही है, साम्राज्यवाद तो उसके बाद आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल टारगेट में रखना है कि फिर क्या प्रक्रिया हो रही, जैसे यहाँ पर उठा लिया बफर स्टेट, ये अंग्रेजों के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पता, फिर आगे चलते हैं, हो गया। अब आइए पहले नवाब के, वो है शहादत अली खां बुरहानुल मुल्क, 1722 से 39। सेवनटीन 22 to 39। यह शिया मतावलंबी था। He was the follower of शिया, यही वो शिया, बस ऐसे लिख दो। इसने अवध की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम किए, बस यही लाइन। अवध की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नया बंदोबस्त लागू किया। ही इम्प्लीमेंटेड अ न्यू सेटलमेंट फॉर रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अवध, ठीक है। सफदरजंग, अगला है सफदरजंग। तो इनके बारे में बहुत लेके नहीं चलना है, जो चलना है हमको वही चलना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले इस बात को क्लियर कर लिया था। कब? पहले दिन। क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है या भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ना है? तो भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ना है, आधुनिक प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और ये भी तय हो गया था वो बिना ब्रिटिशर्स या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के आए और उनके प्रभाव के संभव नहीं है। और ये संभव किया है ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। तो वो आए, उनका उपनिवेश यहाँ पर स्थापित हुआ, आफ्टर दैट साम्राज्यवाद स्थापित हुआ है। इसके इम्पैक्ट के रूप में भारत में जो कुछ भी मॉडर्निटी आई है उसके इम्पैक्ट के रूप में आई है। इवन यहाँ के लोगों का भी प्रयास है, लेकिन यहाँ के लोगों का उतना ही प्रयास माना जा सकता है जितना एक्चुअल में मॉडर्निटी इंडिया में है। अंग्रेजों के प्रभाव उसका उनका जो इफेक्ट है वो तो मॉडर्निटी के रूप में देखा ही जाता है, बट सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन के रूप में देखा जाता है, और मॉडर्नाइजेशन के रूप में कम देखा जाता है। तो राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद विद्यासागर या केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती जैसे लोगों के प्रयासों का जो परिणाम है वो तो रियल मॉडर्निटी के रूप में हम पा लेते हैं, बट ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट के रूप में जो हम पाते हैं उसमें ज़्यादातर वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन कम है। और भारत की जो आधुनिकता है वो दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए भारत आज भी विकासशील है। सारे संसाधन उपलब्ध होते हुए
यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सारे संसाधन उपलब्ध होते हुए भारत आज भी विकासशील इसीलिए है, डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि जब तक ये ड्यूलिज्म खत्म नहीं होगा हर स्तर पर, मॉडर्नाइजेशन एग्जैक्ट मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, तब तक ये कंप्लीट डेवलप नहीं होगा। क्योंकि शुद्ध चीज, मिलावट जितनी होगी उतने शुद्धि आती है ना, और मिलावट जितनी ज़्यादा होती है उतने ही क्या होती, बनावट। जितनी बनावट करेंगे उतनी मिलावट करेंगे, जितनी बनावट है उतनी मिलावट है, और जितनी मिलावट है फिर उतनी ही अशुद्धि उसमें आ जाती है। तो अशुद्धि एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बताती, वो तो फिर दिखावा करती है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें इनको, तो उसको जब तक किनारे नहीं करेंगे तब तक तो वो छंटते छंटते छंटेगा, छन्नी लगाते इसे निकलते निकलते निकलेगा, इकट्ठे नहीं होता है। लोग जब तक राष्ट्रवाद पुनः एक राष्ट्रवाद स्वतंत्रता के लिए था और एक राष्ट्रवाद यहाँ के वास्तविक मॉडर्निटी के लिए है, एक समकालीन भारत का राष्ट्रवाद है और एक भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का राष्ट्रवाद, दोनों राष्ट्रवाद में अंतर है। ये सब बहुत गहरी चीज़ें हैं आधुनिक भारत के इतिहास, ये सब छूने लायक हैं, समझने लायक हैं। एक नेशनलिज्म आज का है और एक नेशनलिज्म गांधी के दौर का था। गांधी के दौर का जो नेशनलिज्म है वो लोगों को मिलाने के लिए है, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए, तत्व कोई भी हो बस लोगों को एकजुट कर दे। और आज का नेशनलिज्म है हम भारत, वो जो पहली लाइन लिखी ना, हम भारत के लोग, तो एग्जैक्ट लिख तो दी गई, लेकिन अभी भी हम भारत के लोग बन नहीं पाए उसके फॉर्मेशन के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जब पहले दिन हम लोगों ने तय किया कि प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन लेना है, तो फिर हमें शहादत अली खां के लाइफ स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल उन तत्वों से लेना देना है जिससे भारत पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और भी मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो जितना ब्रिटिश हुकूमत से टच कर पा रहे हैं लोग बस उसको उठा लेंगे, बाकी किनारे कर देंगे, बस यही ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें तो वही हैं, उसमें कुछ अलग थोड़े ना है, चीज़ें वही है, बस लेने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देना है। तो अब आ जाइए सफदरगंज, कुछ प्री के फैक्ट भी उठा लेने हैं बीच में, वहाँ से उठ जाते हैं। जैसे सफदरजंग 1739 to 54, 1739 to 54, सफदरजंग, सफदरजंग एक्चुअली इसने मुगल शासक अहमद शाह, इसको मुगल शासक अहमद शाह ने अपना वजीर बनाया, ठीक है। मुगल एम्परर अहमद शाह अपॉइंटेड हिम एज हिज वजीर, मुगल एम्परर अहमद शाह अपॉइंटेड हिम एज हिज वजीर। सो हिज successors आर कॉल्ड नवाब वजीर, इसलिए इसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहे जाते हैं, इसलिए इसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहे जाते हैं। हालांकि बाद में बर्खास्त वगैरह कर दिया गया था, धर्म सहिष्णु शासक था, हिंदुओं को अपनी प्रशासन में बहुत ज़्यादा इसने इम्प्लीमेंट किया था, मतलब अपॉइंट किया था। ये सब इसकी निजी विशेषता है, सब पढ़ लिएगा, सब किताबें मेंशन है, ठीक है। तो अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि नवाब वजीर किस अवध के नवाब या किस नवाब के उत्तराधिकारी कहे जाए, नवाब वजीर कौन है? तो ये सफदरजंग के उत्तराधिकारी नवाब वजीर है। क्यों? क्योंकि अहमद शाह ने इसको अपना वजीर बनाया था, तो नवाब तो थे, वजीर भी हो गए, तो आने वाली पीढ़ी फिर नवाब वजीर कही है ना, इस तरीके से। अगले हैं शुजाउद्दौला। अब शुजाउद्दौला सेवनटीन 54 to
1775। सत्रह सौ चौवन से 1775 तक, ठीक है, 1775। पानीपत के तृतीय युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। प्रश्न ये नहीं है क्यों दिया था, ये है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ठीक है। ही सपोर्टेड टू अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्योंकि बिकॉज क्योंकि यह उससे अपने राज्य की सुरक्षा चाहता था। कॉन्फिडेंस देखिए इसका, इसको पूरा पता है कि इस युद्ध में जीतेगा वही, और चूंकि उसने इस युद्ध को जिहाद नाम दिया है, क्योंकि कई मुस्लिम शासकों ने उसको ऑफर किया था भाई आओ और लड़ो मराठों के खिलाफ, क्योंकि मराठे थोड़ा सा उपद्रवी भी हो गए थे, और वो नजीबुद्दौला वगैरह थे नहीं, दिल्ली में थे, फिर उधर तैमूर खां था पंजाब में, वो सब उसके द्वारा अपॉइंट करके वो गया हुआ था। तो ये मराठे आए, उधर रघु जी गया और वो नजीबुद्दौला को ऐसे मार के भगा, कुर्सी उर्सी उठा के फेंक दिया। फिर उधर गया, उसका पुत्र जो है वो तैमूर खां, वो पंजाब का गवर्नर शासक बना हुआ था, उसको उठा के फेंक दिया, सबको भगा दिया सब पूरा। तो यहाँ के ही कुछ शासकों ने जो मुस्लिम थे उन्होंने पत्र लिखा उसको कि भाई हिंदुओं का आतंक बढ़ गया है मराठों का, आप आइए और दिल्ली को काफिरों से मुक्त कराइए। तो भाई तैयार हुआ उधर, और भाई ने जिहाद नाम दिया कि जिहाद करना है, क्योंकि हिंदू और उनके इस आतंक के खिलाफ लड़ना है, काफिरों के खिलाफ लड़ना है। कोई ये इंडिविजुअल या धन के कारण ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा उसने अनाउंस किया। बट क्या रीजन है उसके तो मन में, और दुनिया जानती है रीजन क्या है एग्जैक्टली। तो जब जिहाद नाम दिया तो तमाम मुस्लिम शासकों ने यहाँ का, जैसे हाफिज रहमत खां वगैरह सब लोगों ने साथ भी दिया। अब ये भी है मुस्लिम, कौन, शुजाउद्दौला। अब ये साथ देना नहीं चाहता, लेकिन इसको कॉन्फिडेंस पूरा है, क्योंकि मराठे इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे, तो सब जान गए थे यार इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होता, ये पराजित हो जाएंगे। क्योंकि मराठे सुन भी, जब कोई किसी की बिल्कुल सुनना बंद कर दे, समझ लो अगले स्टेप पर फिर पतनावस्था उसकी शुरू होगी, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब वो किसी का कहना मानना बंद कर दे, अपने आप को ही सब समझे कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, अवॉइड करना शुरू कर, समझ लो कि दिन फिर ईश्वर कुछ ठीक नहीं करना चाहता उसके, फिर ईश्वर की उसके साथ बन नहीं रही, ईश्वर कुछ गलत करना चाहता उसके लिए। ये पहले से मान लेना चाहिए, ये हर जगह और हर यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो मराठों के व्यवहार से उसको लगा कि वो हारेंगे और अब्दाली ही जीतेगा, और जीतेगा तो हमको दंड देने आएगा, क्योंकि हम मुस्लिम हैं और जिहाद के नाम पर हमने मुसलमान का साथ क्यों नहीं दिया। इस डर से वो अब्दाली से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, इस डर से उसने अब्दाली का साथ दिया था, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं था। ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन इसके रियल रीजन पर, तो इसको आपको मेंशन कर लेना, बाकी समझ भी लेना कि ये कारण था। तो क्योंकि यह अब्दाली से अपने राज्य की सुरक्षा चाहता था, बिकॉज ही वांटेड टू सिक्योरिटी फ्रॉम अब्दाली, सिक्योरिटी फॉर हिज स्टेट फ्रॉम अब्दाली, लिख लिया, बिकॉज ही वांटेड टू सिक्योरिटी ऑफ हिज स्टेट या ऑफ अवध फ्रॉम अब्दाली, अब्दाली से अपने राज्य की सुरक्षा चाहता, इसलिए उसने साथ दिया। बाकी कोई कारण नहीं, उसको पता वो जीतेगा और आके फिर बहुत मारेगा हमको, क्योंकि इस जिहाद में मैंने उसके इस पवित्र काम में इस्लाम का होने के नाते और इस्लामिक इस पवित्र काम में मैंने उसका साथ नहीं दिया, तो हमने ईश्वर का अपराध किया है, अल्लाह का अपराध किया है, और हमें वो दंड देने आएगा।
ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि उसको पता जीतेगा वही। तो ये इधर का एक मुद्दा तो ये हो गया। दूसरी बात, क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध के बाद, वो तो पढ़ लिया है ना घटना आपने, बाकी आगे बक्सर का युद्ध भी होगा तो वहां भी देखेंगे। क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इसके साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि की। क्लाइव डिड द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद हिम आफ्टर द बैटल ऑफ क्लाइव, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। After the Battle of Buxar in 1765, did the second treaty of Allahabad with him after the Battle of Buxar in 1765। ठीक है, दूसरी संधि की। क्या किया इस संधि से? अभी पहली जिससे किया था उससे कुछ वादा करके चला आया था वो, और जो वादा किया था उसके अधिकार में था, नहीं इसके अधिकार में था, प्रॉपर्टी इसकी, वादा वो करके चला गया। क्योंकि जीता हराया दोनों को है, शाह आलम को भी हराया और ये भी पराजित हुए बक्सर के युद्ध में। तो फिर अपना अधिकार समझ रहा ना कि हम पहले से बिना पूछे बिना सलाह लिए अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसने कर लिया। तो संधि की क्या किया इसमें? इसके द्वारा इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ही गेव द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड कड़ा, ही गेव द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड कड़ा टू मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। इसके साथ जितनी घटनाएं हो रही हैं वही लिख रहे हैं हम, बाकी उन घटनाओं का जो रिलेटिविटी हो अन्य घटनाओं से भी है तो उसको हम अलग अलग जहां पर वहीं लिखेंगे, फिर बाद में इंटरकनेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चूंकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि ही इसके साथ हुई थी इसलिए उसके बारे में लिखेंगे। प्रथम दूसरे के साथ हुई थी, हालांकि प्रथम संधि का द्वितीय संधि के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, पूरे ही नहीं होंगे, इनकम्प्लीट रहेंगे। ठीक है, फिर भी अब अगले स्टेप पर थर्ड में, वारन हेस्टिंग्स ने 1773 में इसके साथ बनारस की संधि की, ट्रीटी ऑफ बनारस। सेवनटीन 1773 ऐसे लिखे, बिटवीन सुजाउद्दौला एंड वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने इसके साथ बनारस की संधि की। वारेन हेस्टिंग्स signed the treaty of Banaras with him in 1773, signed the treaty of Banaras with him in 1773। क्या किया इस संधि से? According to this treaty, the district of Kada and Allahabad was refunded to Nawab,
एट द एक्सचेंज ऑफ 50 लाख रुपीज़। फिर उन्हीं से 50 लाख रुपए लिया और कड़ा इलाहाबाद क्षेत्र उन्हीं को दे दे, भाई वापस तो कर दूंगा तुमको, 50 लाख रुपए दो। 50 लाख रुपए के बदले, इस संधि के अनुसार 50 लाख रुपए के बदले नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र वापस कर दिए गए। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि से उसको दे दिया गया था शाह आलम द्वितीय को। फिर कहा कि वापस ले लो 50 लाख रुपए, मतलब उसी के सामान को पहले कब्जा करेंगे, फिर पैसा लेकर के उसको वापस करेंगे। तो ये बनारस की संधि से तय हुआ। 50 लाख रुपए के बदले कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र नवाब को वापस कर दिए गए। द रीजन ऑफ कड़ा एंड इलाहाबाद वॉज रिफंडेड टू नवाब एट द एक्सचेंज ऑफ 50 लाख रुपीज अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ बनारस इन 1773। क्लियर? ये अच्छा, नवाब बहुत खुश हो गया, उसको लगा कि उसने तो मतलब हरा दिया अंग्रेजों को। अच्छा, अंग्रेज तो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो यहाँ टारगेट ही है, वो डायरेक्ट सत्ता अपनी स्थापित करना ही नहीं चाहते थे। उसके कई कारण थे, विरोध होने का, बहुत जबरदस्त यूनाइट विरोध होने का बड़ा डर था। और केवल भारतीय विरोध नहीं हो सकता था, यूरोपियन, जहां डच भी थे, पुर्तगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, तमाम। अगर ये डायरेक्ट सत्ता अपना लेते तो भारतीयों का सहयोग लेकर के ये भी एकजुट हो सकते थे। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब एकजुट हो सकते थे। इसको मारो यार, ये तो हद कर दिया, मतलब शासन सत्ता। व्यापार में एकाधिकार चलो ठीक है, हम लोग भी थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, मतलब सत्ता कैप्चर कर लिया, तो ये मतलब ईर्ष्या की पराकाष्ठा है। तो ये बहुत बड़ा खतरा था, एकजुट हो सकते थे और भारतीय नरेश उनका साथ भी देते। फिर मुगल सम्राट की भी एक प्रतिष्ठा, भले ठीक है डिक्लाइन हो रहा हो, तो उनके निजी कारणों से मुगल साम्राज्य पतन हो रहा है ना। किसके भाई? मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, तो उसके लिए उसके अयोग्य उत्तराधिकारी जिम्मेदार हैं। लेकिन मुगल सम्राट की एक जो प्रतिष्ठा है मुगल साम्राज्य में, वो तो बनी हुई है, अभी भी लोग उसको अपना सम्मान देते हैं। अब अगर अंग्रेज उनके द्वारा स्थापित किए गए किसी भी संवैधानिक पोस्ट को, संवैधानिक इसलिए शब्द यूज किया जा रहा है क्योंकि उस समय के रूल रेगुलेशन वहां के संविधान थे, ऐसा आप सपोज करो, हटा दिया जाता तो भी लोग नाराज हो जाते कि यार मुगल सम्राट के खिलाफ इतनी बेइज्जती, हमारे तो भी लोग यूनाइट हो सकते थे। ये सब ऐसे कारण थे जिन कारणों से डायरेक्ट सत्ता जीतने के बाद भी ब्रिटिशर्स अपनी हुकूमत नहीं स्थापित कर सकते थे। और तीसरा एक कारण और था, इंग्लैंड से सीधे निर्देश था, विस्तार किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, राजनैतिक जो भी करना है, इकोनॉमिक विस्तार, इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि पैसा कमाने गए हो वहां, राज करने नहीं। वहां से एक निर्देश भी डायरेक्ट आता था। इस कारण से भी वो विस्तार यानी डायरेक्ट शासन सत्ता नहीं स्थापित कर सकते थे ब्रिटिशर्स, ये कारण है उसके। तो इनको लग रहा है जैसे 50 लाख की उनको पैसा कमाना, तो इनको लग रहा है कि ये काफी उत्साहित हो गए नवाब साहब, ये उधर कड़ा और इलाहाबाद पाए, इधर जाकर के रोहिलखंड पर हमला कर दिए। बेचारा चुपचाप बैठा था, अपना काम कर रहा था, गए उसको इसे मारे 3-4 थप्पड़ और फिर लड़ाई को शुरू कर दिया इसे, और रोहिलखंड को कब्जा कर लिया, रहमत खां को मार दिया। तो रोहिलखंड का राज इससे उत्साहित होकर के इन्होंने अवध में शामिल कर लिया। तो अवध इज इंक्रीज्ड टिल रोहिलखंड, रोहिलखंड तक वो बढ़ गया। ठीक है, इसको आप मेंशन कर लीजिए। इससे 50 लाख रुपए के बदले हो गया कड़ा और इलाहाबाद वापस। इससे उत्साहित होकर नवाब ने रोहिलखंड पर कब्जा कर लिया। By getting excited with this event, Nawab captured the Rohilkhand and killed the हाफिज रहमत खां। हाफिज रहमत खां वहां का जो वो था, कहाँ का क्या था, रोहिलखंड का संस्थापक और नवाब भी था, वहां का शासक था।
और हाफिज रहमत खां को मार दिया। तो चलो एक स्थान पर ठीक ही हुआ, मार दिया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को बुलाने में इसका बड़ा रोल है। काफिरों को दिल्ली से निकालें और आतंक बढ़ गया है हिंदुओं का, ये वो करके ये सबसे ज़्यादा यही किया था। तो इसने ख़त्म किया, किसने? शुजाउद्दौला ने। अवध राज्य में रोहेलखंड मिला लिया गया कब? 1773 के बाद। ठीक है, अब ये एक लाइन दिमाग में बनाए रखना कि अवध राज्य में रोहेलखंड का हिस्सा कब शामिल हुआ? आफ्टर 1773। ठीक, बनारस की संधि के बाद। चलिए छोड़िए, अगले नवाब हैं आसफुद्दौला। सेवनटीन 75 टू 95 आसफुद्दौला। पहला काम, राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। द कैपिटल ट्रांसफर टू लखनऊ फ्रॉम फैजाबाद। द कैपिटल ट्रांसफर्ड टू लखनऊ फ्रॉम फैजाबाद, मतलब फैजाबाद टू लखनऊ, फैजाबाद टू लखनऊ 120 किलोमीटर्स। फिर हेस्टिंग्स ने इसके साथ फैजाबाद की संधि की 1775 में। दूसरी बात, हेस्टिंग्स साइंड ए ट्रीटी, हेस्टिंग्स साइंड ए ट्रीटी ऑफ फैजाबाद, साइंड द ट्रीटी ऑफ फैजाबाद विद हिम इन 1775। 1775 में इसके साथ हेस्टिंग्स ने फैजाबाद की संधि साइन की, हस्ताक्षर किए। 1775 में हेस्टिंग्स ने इसके साथ फैजाबाद की संधि साइन की या संधि की। ठीक है, हेस्टिंग्स साइंड द ट्रीटी ऑफ फैजाबाद विद हिम इन 1775। हो गया? ओके। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस संधि के अनुसार, इस संधि के अनुसार फर्स्ट, बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। द ब्रिटिश सुपरमेसी वॉज एक्सेप्टेड ऑन बनारस। बनारस पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। द ब्रिटिश सुपरमेसी वॉज एक्सेप्टेड ऑन बनारस। अभी तक कौन था उसके ऊपर, उसको रेगुलेट करने वाला? अभी तक बनारस कहां से रेगुलेट हो रहा था? है? संधि किससे हो रही है? अवध के नवाब से। तो जाहिर बात उससे ही ले रहे हैं। इसके पहले अवध से रेगुलेट हो रहा भाई, अब अंग्रेजों के अधीन, कंपनी के अधीन आ गया वो। बनारस पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता, ब्रिटिश सुपरमेसी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। ब्रिटिश सुपरमेसी वॉज एक्सेप्टेड ऑन बनारस, पहली चीज। सेकंड, अवध के बेगमों की संपत्ति के सुरक्षा की गारंटी ली गई। संधि में, फैजाबाद की संधि में दूसरा क्लॉज यही है, अवध के बेगमों के संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली गई। देयर हैड बीन टेकन द गारंटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी
देयर हैड बीन टेकन द गारंटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बेगम्स ऑफ अवध। इतने ऑफ लगाओ, 4-5। द गारंटी लिखा नहीं लिखा, छूट गया। अवध के बेगमों के संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली गई। देयर हैड बीन टेकन द गारंटी ऑफ सिक्योरिटी, किसकी? ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी? ऑफ बेगम्स ऑफ अवध। ठीक है, ली गई। चलिए ठीक, छोड़ दीजिए, बाकी तो कहानी आपने सुना ही। उसमें बेगमों में शामिल है, उनका नाम लिख लीजिए, हो सकता है कभी प्री टाइप में पूछे ना। बेगमों में 2 लोग हैं मेन, जो बेगम्स हैं 2 कैरेक्टर हैं। एक दादी है, बुजुर्ग दादी बुर्रा बेगम, और दूसरी है माता, वो राजमाता है, उसका नाम है बहू बेगम। ये उनका ओरिजिनल नाम लग रहा कहीं से, लोग जो पुकार रहे होंगे वही लिख दिया। खैर ठीक है, ऑफिशियल नेम यही है तो यही है। ये 2 हैं, बुर्रा बेगम, लिख लो इस पे, और ये बहू। तो दूसरा क्लास ये है, ये बस 2 ही ठीक है इस संधि में। इसके बाद इसके समय की एक बड़ी उपलब्धि है इसके लिए, 3rd पॉइंट में नोट कीजिएगा। 1784 में इसने लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। 1784 में इसने लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। ही कंस्ट्रक्टेड द इमाम बाड़ा, ही कंस्ट्रक्टेड द इमाम बाड़ा। इन लखनऊ, इमाम बाड़ा ये इन 1784 इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। इसे ही भूल भुलैया कहा जाता है। भूल भुलैया सुना है ना इतिहास में, इसे ही भूल भुलैया कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड। अब आगे तो फिर गाड़ी रुक गई। दिस इज कॉल्ड भूल भुलैया। भूल को तो फॉरगेट कहते हैं ना। ये लेब्रिंथ, इसको कहते हैं ला, हमने लिख रखा है भाई, हाँ, लाबिरिंथ, भूल भुलैया ये है। देखिए गलत स्पेलिंग है अभी भी, बीरिंथ ये है, BY। ये है भूल भुलैया। दिस इज कॉल्ड भूल भुलैया, यानी लाबिरिंथ। ठीक है, इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। देयर इज नो यूज
ऑफ पिलर्स इन द बिल्डिंग। पिलर नहीं है इसमें, और उद्देश्य क्या है इस बिल्डिंग को बनवाने का? यह शियाओं को मुहर्रम मनाने के लिए जगह उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से बनवाया गया था। इसका उद्देश्य शियाओं को मुहर्रम मनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराना था। द एम of this building was to available place to परफॉर्म ही होगा, क्योंकि मुहर्रम को सेलिब्रेट नहीं कह सकते। मुहर्रम सेलिब्रेट नहीं होता है, मुहर्रम गम का त्यौहार होता है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली शियाओं के लिए, जिसमें वो रोते हैं और अपने आप को त्रास देते हैं। हाँ, जो भी है मतलब, और इसलिए परफॉर्म कह लीजिए, उसको तो सेलिब्रेट नहीं कह सकते हैं। मोर, अच्छा, मॉर्न लिख लीजिए। तो टू अवेलेबल द प्लेस फॉर मॉर्न ऑफ मुहर्रम फॉर सियाज, मॉर्न ऑफ मुहर्रम फॉर सियाज, मॉर्न MOURN, मुहर्रम फॉर सियाज, या फार मुहर्रम आप सियाज लिखो, उसमें मनाना ना मनाना क्या है ना, मुहर्रम से सब समझ गए कि मुहर्रम के लिए जगह उपलब्ध कराना। हो गया। चलिए, तो ये थी आसफुद्दौला की उपलब्धि है, जिस रूप में भी है, अंग्रेजों के साथ जो संबंध है इस प्रकार से। इसके बाद के नवाब कोई काम नहीं रहा है खास, इनका नाम ही नोट कर लीजिए क्रम बनाने के लिए। बाकी वजीर अली, फुर्ती दिखाओ तेजी। वजीर अली 1797 to 98, 1797 to 98 छोड़ दीजिए। आगे है शहादत, अब उस शहादत SAH, शहादत, वो सआदत था, ये शहादत है। शहादत अली खां, ये है 1798 to 1819, 1798 to 1819। इसके समय एक घटना हुई है, वो भी अंग्रेजों के साथ, उसको मेंशन करना है। सहायक संधि पर हस्ताक्षर इसी ने किया था 1801 ईस्वी में। He signed on कहाँ? सब्सिडरी अलायंस, सहायक सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। सहायक संधि पर हस्ताक्षर इसने ही किया था 1801 ईस्वी में। ही साइंड ऑन द सब्सिडरी अलायंस इन 1801। 1801 ईस्वी में इसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। मतलब ये मान के चलो, यहीं से जो है फिर अवध का राज्य कंप्लीटली अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गया। तो अभी लोग नवाब रहेंगे बट काम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसने जो है इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेजों को एकदम से दे दिया, वहाँ संधि बंध की जरूरत ही नहीं, बोले एकदम से ले जाओ यार, बार बार इसी चक्कर में परेशान थे। तो इसने जो है ही डोनेटेड द इलाहाबाद टू ब्रिटिशर्स कंप्लीटली। ही डोनेटेड द इलाहाबाद टू ब्रिटिशर्स कंप्लीटली। शहादत की ही बात की जा रही है, बस छोड़ दीजिए यहाँ पर। इसके बाद है गाजी उद्दीन हैदर अली खां। नेक्स्ट, गाजी उद्दीन हैदर अली खां, गाजी, GHAZI, गाजी, ये है गाजी उद्दीन हैदर
अली खां। 1819 to 27, 1819 to 1827, 1819 से 1827। अब इसको किसी ने बादशाह किया। अभी लोग आपस में एक दूसरे को उपाधि दे करके राजा बन ले रहे हैं। कोई किसी को बादशाह की उपाधि दे रहा है, कोई किसी को राजा की उपाधि दे रहा है, आपस में ही घर घर अपने घर में। वो सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो मामला है कि उसके साथ खां के पास भी साथ भी जाने दो।